थैंक्स। बैलेंसिंग ऑक्सीजन के लिए ये रूल होता है, ऐड 1 H2O पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑन द ऑक्सीजन एक्सिस साइड एंड ऐड डबल OH माइनस ऑन द अदर साइड। ठीक है, 2 OH माइनस ऑन द अदर साइड। और एक्सेस हाइड्रोजन जो होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए होता है कि वी नीड टू ऐड we need to add वन OH माइनस। ये वाली चीज बाद में लिखते हैं, यहाँ पर एक चीज ये भी ऐड होना होता है, if hydrogen remains H remains unbalanced, then add one OH minus per 6 letter word, 5 letter word for level. per extra H on H axis side and add 1 H2O on other side। ठीक है, ये एक इम्प्रोवाइजेशन था। और इसके बाद अगर लाइक सपोज चीजें अनबैलेंस्ड एज इन चार्ज अनबैलेंस्ड रह जाता है, अगर चार्ज अनबैलेंस्ड रह जाता है, उस चार्ज की बैलेंसिंग जो होती है वो H+ ऐड करके होती है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी चार्ज अनबैलेंस्ड रह जाता है, ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर A और B ही है। दिस इज गोइंग टू बी A एंड दिस इज गोइंग टू बी B। ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज ion balancing, add H+ on suitable side to balance charge। ठीक है, मोस्टली इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पिछले वाले, अब जो भी एग्जांपल्स थे हमारे जिसमें भी हम लोग अटक रहे थे, वो सारी चीजें कर लेते हैं। आई थिंक ये एग्जांपल था हमारे पास Cl2 + NaOH गिविंग अस 10Cl- + 2 NaClO3। और इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर रहे थे, एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो था वो मैच नहीं कर रहा था दूसरे वाले से जो हम लोग निकाल के ला रहे थे। यहाँ पर अब बेसिकली इसके लाइट में, ये चेंजेस के लाइट में अगर हम सारी चीजें करते हैं, वी आर एक्सपेक्टेड टू गेट द सेम आंसर। जैसे अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन जो है, अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन कितना है, इस साइड में वी हैव
4 ऑक्सीजन्स विच आर अनबैलेंस्ड। तो 4 ऑक्सीजन के लिए इधर हम 4 H2O डालेंगे, जिधर एक्सेस है उधर H2O, और जिधर डिफिशिएंट है उधर 8 OH माइनस डाल देंगे, राइट। अब उसके बाद हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हम देखेंगे, तो इस तरफ 2 हाइड्रोजन की बेसिकली 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है इधर, तो इधर 2 और OH माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके अपोजिट साइड में 2 H2O ऐड कर देंगे। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, द रूल सेज। अब बेसिकली जब हम करेंगे तो इट विल बिकम 6Cl2 2NaOH प्लस 10OH माइनस प्लस 6H2O, ठीक है, लाइक द प्रीवियस वन। इधर हम कर रहे हैं तो बैलेंसिंग के बाद हमारा वही आ रहा है ना, राइट। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आएगा बेसिकली वो वाली चीज मिसिंग थी, इसी की वजह से गड़बड़ हो रहा था। हियर ऑल्सो दूसरे वाले में भी अगर आप हम लोग करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, SO2O3 2 माइनस MnO4 माइनस H2O MnO2 एंड SO4, ये सारा को बैलेंस करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग चालू करते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बैलेंसिंग के टाइम में जिधर एक्सेस, एक्चुअली लास्ट डे को एक और गलती कर रहा था मैं, तुम लोग के जाने के बाद जस्ट देखा कि मैं गलती क्या कर रहा था, तो आई रिकॉग्नाइज कि मेथड के अंदर ये बोला हुआ है कि जिधर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उधर हमको H2O ऐड करना है, ठीक है। जिधर ज्यादा था उधर मैं H2O ऐड करने के बाद बजाय जिधर कम था उधर H2O ऐड कर रहा था, दैट वाज अ मिस्टेक। 32 प्लस 9 41 ऑक्सीजन, और इधर 8 to the 16 प्लस 24 40 ऑक्सीजन, राइट। तो एक ऑक्सीजन इस तरफ ज्यादा है तो इधर हम एक H2O ऐड कर देंगे, और दूसरी तरफ में 2 OH माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्दर इसके बाद हाइड्रोजन का इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। तो हाइड्रोजन का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको मिलेगा कि वी हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ द साइड्स एंड देयरफॉर द थिंग्स विल बिकम बैलेंस। चार्ज का देख लेंगे कितना एरर आया, एक ही है ना, वही दो, कौन कौन सा, ओके। तो दूसरा जो है मतलब चार्ज का देखेंगे तो 8 निगेटिव प्लस 6 निगेटिव कितना हो जाएगा, 14 निगेटिव चार्जेस। और राइट साइड में देखेंगे तो 12 एंड 2 14 निगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो दोनों में चार्ज बैलेंस्ड है और एटम्स भी बैलेंस्ड हो गए, फाइन। सर 14 नेगेटिव चार्ज कैसे? अरे ऐड करके देखो ना, इसके ऊपर टोटल कितना नेगेटिव चार्ज होएगा इस स्पीसीज का, स्पेशल होता है पर्सन, स्पेशली होता है 1 करके देखना। स्पेशल पर्सन होता है, स्पेशली डिजाइन होता है। क्या बोल रहे हो, सॉरी अनुश्रेष्ठ, सर 14 नेगेटिव चार्ज समझा। आ रहा है ना, यस सर। ठीक है। सो यही दोनों है ना, देयर का आवर एंड स्पेशली का स्पेशली। बेस्ट यहाँ पे एक वो है, सब बेस्ट आगे तो बेस्ट कहाँ है, कहाँ कहाँ दिख ही नहीं रहा हूँ, पेज पर नहीं है, नाम से देखोगे तो मिलेगा। अब पैसा दे नहीं रहे हैं, इससे काम करवा रहे तो क्वालिटी का कोई होता अच्छा तुमको पैसे दे देंगे हम। किधर है, लिखा है मतलब कैसे कर दो, अपोस्ट्रोफी डाल के द लिखा है ना, 100 लीटर है। देखो सेकंड वाले बॉक्स में, तो एक ही तो है ना, हाँ लेकिन अब एक जेनेरिक लाइन डाल देना।
I think that all thing है और मार्क क्या नहीं किया, हाँ मार्क क्या नहीं किया, नहीं है और thing। ठीक है, तो 3 एरर है, अब रहने दो। अब नेक्स्ट टाइम पे। हाँ हेलो, Outside कुछ नहीं है Yes, sir. ठीक है, नहीं अरे वी कैन टेक अप फ्यू मोर एग्जांपल्स, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हो। इनफैक्ट कुछ तुम लोग ट्राई करके देखो, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स एंड यू शुड ट्राई इट आउट, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज, मतलब वो एग्जांपल्स तो मैं कराता हूँ, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और देखनी है हम लोगों को, दैट इज अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और हाउ टू कैलकुलेट द एन फैक्टर। तो ये सारे रिएक्शंस जो है, जैसे ये रिएक्शंस तो फिर भी ठीक है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन, राइट। ये वाला जो है दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन एंड दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, ठीक है, नॉट इंट्रा बट इंटरमॉलिक्यूलर। एक स्पीसीज जो है वो क्लियरली ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक स्पीसीज क्लियरली रिड्यूस हो रहा है, तो और दोनों स्पीसीज जो रिड्यूस हो रहा है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दोनों अलग अलग स्पीसीज है। यहाँ पर क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो रहा है, राइट। क्लोरीन इज गोइंग टू Cl माइनस एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू Cl5 प्लस, ClO3 माइनस, ठीक है ना, जहाँ पर +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन है, तो क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन और इसको इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला जो होता है केस, उसका कैसे एन फैक्टर निकालते हैं वो बताता हूँ, पहले मैं इंटरमॉलिक्यूलर का देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स का ये जो होता है एन फैक्टर, वो जैसे इसके लिए अगर देखें तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है बट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, MnO4 माइनस, Yes, sir. और ये पर मॉलिक्यूल 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, पर मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर OA इज इक्वल टू 3, क्या हुआ, खुद पानी गिराई है तो गिरी उसके ऊपर, मैं क्या करूं फिर। और ये है रिड्यूसिंग एजेंट RA, RA के रेस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको पर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस वी आर गेटिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना। यहाँ पर क्या है Yes, कि sir. इसका प्लस -2, दो, ये +4 पे है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 2 जा, दोनों का मिला के ये एक का +6 है, दो का +12, 8 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पर एन फैक्टर क्या हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल ऑफ दिस एन फैक्टर इज इक्वल टू 8। बेसिकली एन फैक्टर होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन्ड और लूज पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पर मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका क्या होएगा, गेन्ड या लूज क्या होएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 मोल पर लूज हो रहा है, राइट, तो 1 मोल पर कितना गेन या लूज होएगा, दैट विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। हाँ, सो बेसिकली ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, जब SO4 2 माइनस का लेंगे इसी रिएक्शन में, इट विल द एन फैक्टर विल बिकम व्हाट, 4, 4. ठीक है।
SO2O3 होल्ड 2 माइनस के लिए it will be 8. आद्या भागो नहीं अभी क्या भी करो आद्या आई नो तो दवाई तो हमेशा बंद है मम्मा को मतलब घर में दवाई भी नहीं लगाए इसकी मम्मा प्यार नहीं करती है अब बोलो मैं प्यार करती हूँ कि नहीं Let us talk about ये. हाँ बोलो ना. सर वो S2O3 है ना जिसका SO3 n factor 8 है. 2 माइनस. यस सर. ओके. और अब हम लोग क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं. डिस्प्रपोर्शनेशन वाला रिएक्शन अगर हम लोग इस तरफ देखते हैं, अरे यार इधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख रखा है, इसका इलेक्ट्रॉन इक्वेशन किधर लिखा है. ठीक है चलेगा, फिर अभी लिख देते हैं. See, we know that Cl is going from Cl2 से ये 2Cl माइनस पे जा रहा है. ठीक है, कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है? Cl2 से ये जा रहा है NaClO3 +5 स्टेट पर. +5 में जाने के लिए क्या करना होगा? इसको 5 इलेक्ट्रॉन ये देगा पर एटम, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल. राइट ना? यस सर. वेरी गुड. अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ऑक्सीडाइज होने और रिड्यूस होने वाला स्पीसीज जो होता है वो सेम होता है. ठीक है, तो पहले तो हमको बैलेंस करना होगा कि इधर अगर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल मिल रहा है तो इधर भी हमको 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये बैलेंस होएगा. वो बैलेंसिंग क्यों जरूरत है वो मैं बता रहा हूँ अभी. अगले स्टेप पे आपको खुद समझ में आ जाएगा. तो ऊपर वाले को पहले 5 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 10 इलेक्ट्रॉन होएगा ना लेफ्ट साइड में, और 10 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में. तो it will become what? This will transform itself into 5Cl2 plus 10 electron giving us 10Cl minus. ठीक है ना? This plus this once added it will become 6Cl2 making 10Cl minus and अच्छा यहाँ पर 2 भी आएगा. एक Cl मॉलिक्यूल में 2 Cl एटम, तो इधर भी 2 Cl एटम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, 2 into NaClO3. ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? यस सर. अब बेसिकली है क्या? वी नो दैट कि a total of 6 moles of Cl2 is involved. टोटल कितना मोल्स है? टोटल 6 मोल्स. और 6 मोल्स में ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है? या 6 मॉलिक्यूल्स में कितने का ट्रांजेक्शन हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स का. तो एक मॉलिक्यूल पर कितना ट्रांजेक्शन होगा? एक मॉलिक्यूल Cl2 अगर मैं लेता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजेक्ट होंगे? 6 मॉलिक्यूल पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल पर कितने इलेक्ट्रॉन? 10/6. 1.6. आ 1.6. 10 divided by 6. हाँ, That is 10 1.6. 10 divided by 6 that is 1.6. परफेक्ट.
तो एक मॉलिक्यूल पर हमारा हो गया 10/6 विच इज 5/3 विच इज 1.67। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा क्लोरीन के लिए। ठीक है ना, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर में एन फैक्टर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन दिस मैनर। सर यानी दोनों के लिए ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट चूंकि दोनों सेम होते हैं, तो वी कांट डिफरेंशिएट कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है 6 मॉलिक्यूल्स में से ये वाला मॉलिक्यूल जो Cl का है वो ऑक्सीडाइज हुआ और ये वाले जो है ये वाले रिड्यूस हुए। ठीक है, तो हम इस पूरे लॉट को एक ही मानते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजेक्शन हुआ इधर से उधर वो इन सारे का मिला करके हुआ। ठीक है, तो अब इसको जिस प्रोपोर्शन में हमको लेके जाना होता है कि एक मॉलिक्यूल पर कितना का ट्रांजेक्शन होएगा तो वो हम देख लेते हैं, और वही ट्रांजेक्शन जो होता है एक मॉलिक्यूल का एवरेज, दैट विल बिकम आवर एन फैक्टर। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। एग्जांपल कैन बी टेकन फॉर दिस इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स। ठीक है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। We have some let me go to next page. Page 47। ठीक है, और let me take this example, ammonium chromate giving me N2 plus H2O plus, अरे N2O नहीं, sorry N2O नाइट्रोजन गैस plus H2O plus Cr2O3। ठीक है, can we balance them? अच्छा, इसका मीडियम क्या होगा, देख के कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? सर गेस कर रहा हूँ बेसिक। गुड, कैसे गेस किया तुमने? सर NH। अच्छा, NH से तुमने बेसिक गेस कर लिया। यस सर। वेरी गुड, बट डिड यू न्यू दिस अर्लियर कि कैसे पता, कैसे चला तुमको, कहाँ से पता चला? सर रैंडम गेस था। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन? यस सर। अबे सही है, खतरनाक गेस है तुम्हारा।
See, this is either going to be, either बोल रहा हूँ, either going to be basic और basic में भी mildly basic, ठीक है, और न्यूट्रल, ठीक है, या तो बहुत कम बेसिक होएगा या फिर न्यूट्रल की तरह ट्रीट होएगा. नाउ यू कैन बैलेंस इट. फर्स्ट बैलेंसिंग करिए आप लोग, और बैलेंसिंग के बाद फिर वी विल डिस्कस द एन फैक्टर. इंट्रामॉलिक्यूलर का इसमें से आ जाएगा. उसके बाद दो एग्जांपल्स और रहेगा आप लोगों को करने के लिए, नॉट फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर का एन फैक्टर बट फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए. NO3 minus plus H2S giving us HSO4 minus plus NH4 plus. Fe plus N2H4 giving us FeOH whole twice plus NH3. सर व्हाट्सएप किया आपको.
हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ बैलेंस हुआ क्या? सर एक व्हाट्सएप किया लेकिन उसमें डाउट है सर। बोलो ना। उसमें लास्ट में उसका अगर बैलेंस करें तो 1H2 एक्स्ट्रा आ रहा है। वन मीन्स हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ रहा है। कैसे? 4 दूना 8। कोई हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, फिर उसको फिर बैलेंस करोगे, फिर अगले स्टेप पर जाना पड़ेगा। नहीं सर, आपको एक व्हाट्सएप किया है। देख रहा हूँ। नहीं रुको। चार चार 3 7। क्रोमियम हो गया। नहीं इसमें वो जो डाउट है तुम्हारा ना, क्या हो रहा है तुम जैसे 3 इस तरफ ऐड किया तुमने, और फिर इधर 6 OH माइनस क्यों ऐड किया फिर से लेफ्ट साइड में? थर्ड स्टेप में। हम्म। अच्छा, 6 8 14 हो जा रहे हैं और इधर कितना रह रहा है? 6 2 8। तो 6 का डिफरेंस, तो 6 इधर ऐड किया और 7 इधर ऐड किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली अब हुआ क्या? अल्टीमेट चीज यही हुई ना कि 6 OH लेफ्ट साइड में भी है और 6 OH राइट साइड में भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ हो सर। जाएंगे ना? और 3H2O जो लेफ्ट साइड में है वो 7H2O राइट साइड वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या नेट लेवल पे? 4H2। 4H2O ऑन द राइट साइड। सर एक बार वापस से बोलो ना। एक सेकेंड हो गया, किसी का तो कॉल आ रहा है, बता रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, नॉट राइट नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। हेलो हेलो। यस सर। हाँ आप लोगों से अब मैं बोल रहा हूँ, उधर का हो गया काम मेरा। हाँ, इसमें मैं बेसिकली ये बोल रहा था, जैसे बैलेंसिंग करने के बाद आपका, आपने एल ये रिडक्शन हाफ से
ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इसको ब्रेक किया पहले, ठीक है, इससे N2 बना रहे हो, इससे फिर Cr2O3 बना रहे हो, दोनों को ऐड कर रहे हो। ऐड वैड करने के बाद द नेट एक्सप्रेशन जो हमको मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा? ये क्रोमियम 2 एटम मिल करके कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर रहे हैं? अभी ये +12 स्टेट में है, राइट, और यहाँ पर ये +6 स्टेट में आ जा रहे हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। Cr2O7, ठीक है, 2 माइनस इज गेनिंग, इसके साथ अमोनियम लिख सकते हैं हम लोग, ये हटा के, दिस इज गेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक Cr2O7, Cr2O3, ठीक है ना। और अमोनियम जो है Cr2O7, दिस इज अगेन लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स, ये अभी क्या है, माइनस में है, -3 स्टेट है, और इसको N2 बनना है, ठीक है। N2 बनने के लिए ये क्या करेगा, दोनों एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेंगे ये दोनों मिलकर, और फिर फाइनली क्या बन जाएगा, फिर फाइनली ये हो जा रहा है, मतलब या इट इज क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, तो इधर का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग अकाउंट नहीं कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इसी को अकाउंट कर रहे हैं, और इस वाले रिएक्शन में सिर्फ हम इसको अकाउंट कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को अकाउंट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को एक्चुअली आयंस के फॉर्म में लेकर के और फिर हम ऐड कर देंगे, तो इट विल मेक 1 मॉलिक्यूल, एंड 1 मॉलिक्यूल इज क्रिएटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस। तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन जो है, जो बन रहा है, वो कुछ इस तरह का बन रहा है, बिफोर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। NH4Cr2O7 giving us N2 plus Cr2O3, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, क्रोमियम बैलेंस्ड है, यही दोनों एटम्स ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं, और ये दोनों बैलेंस्ड हैं, ठीक है। अब बच गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। एक रास्ता ये है, या तो हम इसको बेसिक मीडियम मान करके कर सकते हैं, या दूसरा रास्ता है न्यूट्रल मीडियम मान करके कर सकते हैं। न्यूट्रल मीडियम मान करके करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना कितना एक्स्ट्रा है, इधर हाइड्रोजन 4 दूना 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, और 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसका मतलब इधर राइट साइड में H2O डायरेक्टली डाल देंगे, काम खत्म, सब बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर हम इसको यस बेसिक अगर हम इसको बेसिक मीडियम अज्यूम करके करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आंसर यही आएगा। बेसिक मीडियम मान के करेंगे तो पहले क्या ऐड करेंगे, जिधर एक्सेस है उधर H2O ऐड करते हैं। कितने H2O ऐड करेंगे, तो 4 H2O ऐड करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ में क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ में हमको 8 OH माइनस ऐड करना होगा, राइट। 8 OH माइनस जब हम ऐड करेंगे, 8 OH माइनस प्लस 4 H2O, इधर हो गया प्लस 8 OH माइनस, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग देख लेते हैं, इधर 8 8 16 है, और इधर कितना है, 8 ही है, ये यहाँ पर 8 ही है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बैलेंसिंग। और 11 7 4 11 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन इन अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है उधर क्या करना है, हम लोगों को OH ऐड कर देना है, OH माइनस, और दूसरी तरफ में क्या ऐड करना है, H2O, यही करना है ना।
इधर कितने हाइड्रोजन है एक्सेस? 8 8 16, 16 और इधर 8 ही है हाइड्रोजन। तो बेसिकली 8 OH माइनस इधर कम, 8 H कम है, सॉरी इस साइड में 8 H ज्यादा है, ठीक है। और Yes, जिधर sir. ज्यादा है उधर उतने ही OH माइनस ऐड करेंगे। 8 ज्यादा है तो 8 OH माइनस ऐड करेंगे। 8 OH माइनस ऐड किया और दूसरी तरफ में 8 H2O ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया, एंड दिस होल पार्ट इज गिविंग दिस राइट हैंड पार्ट, राइट। अब बैलेंसिंग के बाद में हम ये देखेंगे कि कुछ चीजें लेफ्ट और राइट मिला के कटने वाली होती हैं, तो उनको काट देते हैं। तो काटेंगे तो क्या होगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 H2O इस 8 H2O के साथ कैंसिल होकर के रिमेनिंग 4 H2O रहने देगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के बाद क्या हुआ, फाइनल एक्सप्रेशन जो आया वो इधर राइट साइड में 4 H2O ही आया, राइट। सिर्फ 4 H2O आया, मतलब क्या हुआ, सर वो लास्ट हाँ स्टेप में 8H2 आएगा कि 9H2? कहाँ पे हाँ यहाँ पे। 9 क्यों आएगा? अच्छा पूरा इक्वेशन नहीं लिया इसीलिए शायद। हाँ, पूरा इक्वेशन क्या बोल रहे हो, सॉरी। और जो आपने स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दिया है वो। यस सर, स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में पहले से H2O है। हाँ तो एक है तो क्या H2O है। हो गया, है तो क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट ही तो ये 4 आया ना। मतलब कैसे सोचना चाहते हो कि वो पहले से अलग से एक मॉलिक्यूल सर आपका पड़ा हुआ है, उसके बाद आपने 8 और डाल दिए तो टोटल मिला के तो 9 हो गया ना। नहीं, ऐसे नहीं सोच हाँ सकते। सर वैसे। नहीं तो वो ओके। सोचना गलत है ना। H2O मॉलिक्यूल तो मतलब वो अगर पहले से है तो हम लोग को यहाँ पर मुझे पहले से एक H2O लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग करेंगे तो 4, 3 ये और 1 ये, 4 हो गया। इधर 7 था, तो फर्स्ट स्टेप में 4 यहाँ लिखने के बजाय सिर्फ 3 लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सेस हाइड्रोजन कितने हो, और 3 इधर लिखते तो इधर क्या होता, 6 OH माइनस होता, फाइन। अब यस सर। इधर ऐड करके देखेंगे तो 14H हुआ, इधर 6OH हुआ, और 2 8H हुआ, टोटल 8H हुए, और इधर 14H हुआ। तो बैलेंस कितने का बचा, 6H का। इस तरफ ज्यादा है तो यहाँ पर 6OH माइनस आएगा, ठीक है। और राइट साइड में 3H2O आएगा, नहीं 6 के बदले 6H2O आएगा, ठीक है ना। अब फिर से बैलेंसिंग या कटिंग करेंगे तो ये 6OH माइनस इस 6OH माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये 3H2O 6H2O को कैंसिल करेगा, 3H2O बचेगा। अब 3H2O प्लस 1H2O क्या हो जाएगा, फिर से 4H2O हो गया। इज इट ओके? यस सर। तो यस सर। करोगे कैसे? द अल्टीमेट थिंग इज राइट साइड में 4H2O आएगा, बस वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। यस सर। क्लियर। अब एन फैक्टर देख लें इसका। एन फैक्टर क्या होगा, तो नाइट्रोजन जो है वो कुल मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है, ठीक है। और क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो एन फैक्टर इन इस मॉलिक्यूल का क्या हो गया, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक एटम से निकल के दूसरे एटम में चला जा रहा है, और एक मॉलिक्यूल में वो 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहा है। तो n फैक्टर फॉर दिस मॉलिक्यूल विल बिकम व्हाट, 6। बात समझा?
सर इसका एक और बार एक्सप्लेन करता ना। हाँ देखो, क्रोमियम में से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकले, वही 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में जा रहे हैं, या नाइट्रोजन के 6 तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, और उन्हीं को एब्जॉर्ब कर रहा है ये नाइट्रोजन। Am I right? सर ये नहीं समझा। अरे नाइट्रोजन ने जो, देखो नाइट्रोजन का यहाँ पर -3 है ना, एक है नाइट्रोजन का, दूसरे नाइट्रोजन का भी -3 होगा, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स इनके पास एक्स्ट्रा है, जिसको कि डोनेट करके ये N2 में बन जा रहे हैं, यानी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं। तो ये जीरो में आएंगे कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही आएंगे ना। और ये वाला कैसे आएगा? +12 में है, और +12 से +6, +12 दो एटम्स के लिए, +6 दो एटम्स के लिए, ठीक है। तो 12 से +6 पर कैसे आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो नाइट्रोजन लूज करेगा और क्रोमियम क्या करेगा? सर क्रोमियम लूज करेगा ना। एक्सेप्ट करेगा। क्रोमियम एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। +12 से +6 पर आ जाएगा, सॉरी +6 ईच का है, +6 से ईच क्रोमियम +3 पर आ जाएंगे। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +12 से +6 पर फॉल कर जाएगा, और इसका -3 से 0 पर फॉल कर जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। मेकिंग सेंस? तो एन फैक्टर क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजेक्शन हुआ ना। वहीं यस 6 सर। वहीं 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला लूज किया, और उसी 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले ने गेन किया, राइट। फॉर्चुनेटली ऐसा है कि दोनों एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट है, तो दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम एंड सम बेनिफिट्स फॉर द प्रोसेस। द की थिंग इज, 6 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल पर इन्वॉल्व है, therefore n factor for this molecule is, this entire molecule is 6, ठीक है। सर एक लास्ट बार रिपीट कर दो। n फैक्टर देखो, 6 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन लूज कर रहा है, तभी वो अमोनियम से नाइट्रोजन बना रहा है, राइट ना। यस सर। और क्रोमियम जो है Cr2, हर कार्बन क्रोमियम का +6 स्टेट है, वो 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम गेन कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों एटम जो क्रोमियम का है वो +6 स्टेट से +3 स्टेट पर आ गया। यस सर। हेलो, हेलो। सर हाँ बोलो ना। सर अमोनिया में N-3 है और रिएक्टेंट्स में N2 0 है, तो इस गेन किया ना इसने तो। नहीं, गेन नहीं किया ना, -3 से अगर 0 पर जा रहा है तो वो लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन। -3 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो वो -4 -5 पर जाएगा ना। यस सर। -3 से 0 पर आ रहा है, मतलब उसने लूज किया। यस सर, इलेक्ट्रॉन लूज किया। समझा सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो अब ये तो हो गया, लेट अस कंसंट्रेट ऑन दीज टू। पहले वाले का मीडियम क्या होगा, कुछ गेस कर सकते हैं हम लोग? लुकिंग एट द रिएक्टेंट्स। सर एसिडिक। क्यों?
सर गैस है। अरे हाँ, लेकिन गेस हवाई गेस नहीं करना है, कुछ लॉजिक से गेस। HSO4। HSO4 माइनस से, हाँ ठीक है। HSO4 माइनस से, या नाइट्रिक एसिड जो है ये भी नाइट्रेट आयन है। These are going to exist under the conditions of acidic only। ठीक है ना, तो एसिडिक मीडियम है ऊपर वाले का। नीचे वाले का क्या होगा, बी का? बेसिक। बेसिक। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड से हम लोग गेस कर सकते हैं बेसिक है। तो ठीक है, इसी तरीके से ही गेस करना होता है, यही मेथड होता है इसको गेस करने का। अगर ना दिया रहे एक्सप्लिसिटली किसी रिएक्शन में H+, या किसी रिएक्शन में अगर OH माइनस एक्सप्लिसिटली नहीं दिया रहेगा, तो आप इसी तरीके से गेस करोगे जैसे अभी कर रहे हो। मेकिंग सेंस? तो let us try to balance them. All of you, please do it.
हेलो सर। हम्म, सर इसमें नाइट्रोजन 5 से 3 पे जा रहा है ना, -3 पे। हेलो हेलो। ये कर लिया, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ तक जो किया है इसने दीप ने, दैट इज परफेक्टली राइट। उसके बाद फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी नीड टू इंटर सम H प्लस समवेयर। कहाँ पर ऐड करेंगे? तो दैट वी विल हैव अ लुक। इधर कितने हाइड्रोजन है? टोटल चार, 4 फोर, हाइड्रोजन है, ठीक है। और इधर कितने हाइड्रोजन है? 5, 5, 7 हाइड्रोजन 6, है, 7। राइट? ठीक है ना? तो अब यस सर। इधर 7 हाइड्रोजन और इधर 4 ही 4, हाइड्रोजन। 4। तो इधर हमको 3 H प्लस ऐड करने होंगे। अब बैलेंस हो जाएगा, यस ठीक है। सर। और ये बैलेंस अभी भी नहीं हुआ है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? अगला स्टेप, इसको कैंसिल कर लेना होगा। इधर 2 H प्लस है और इधर 3 H प्लस है, तो H प्लस एक एक्स्ट्रा इधर रह जाएगा। तो बैलेंस्ड इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? NO3 माइनस प्लस H2O प्लस H2S प्लस H प्लस गिविंग अस HSO4 माइनस प्लस NH4 प्लस। 5 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 5 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन, एक सल्फर एक सल्फर, सब बैलेंस। ठीक है, यस सर। गुड। चलिए फिर
हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें नाइट्रोजन 5 से -3 में जा रहा है। 5 से -3 में जा रहे हैं, नहीं, -2 से -3 में जा रहा है। यहाँ 5 कैसे होगा? नहीं नहीं, उसके नहीं सर, नीचे। यहाँ पे हाँ। +5 से -3। हाँ। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और ये वाला -2 में है, और -2 से +6 में जा रहा है। तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर लॉस हो रहा है, और यहाँ पर गेन हो रहा है, और यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है। तो सर इसका n फैक्टर 8 हो गया ना। n फैक्टर 8 हो गया, राइट। n फैक्टर दोनों स्पीसीज का है, इसका भी 8 रहेगा और इसके लिए भी 8 ही रहेगा। ग्रेविमेट्री में मास मेजरमेंट करते हैं और फिर उसके बाद कैलकुलेशंस करते हैं। दूसरी चीज होती है इडियोमेट्री। इडियोमेट्री में गैसियस वॉल्यूम्स का मेजरमेंट करते हैं, इसलिए इसको इडियोमेट्री कहते हैं, गैसियस वॉल्यूम, वॉल्यूम मेजरमेंट। ठीक है। और ये तीसरा जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्री। वॉल्यूमेट्री, वॉल्यूमेट्री में वी मेजर द वॉल्यूम and concentration of solutions participating in reaction, participating in reactions. ठीक है। Now it is this volumetry
ठीक है, और जिसके अंदर अगेन डिप्लॉयड एक मेथोडोलॉजी होता है टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन इज अ मेथोडोलॉजी डिप्लॉयड इन वॉल्यूमेट्री। ठीक है ना, टाइट्रेशन इज अ मेथोडोलॉजी डिप्लॉयड इन द टेक्निक्स ऑफ वॉल्यूमेट्री। उसमें हो अगेन करना क्या होता है, बेसिकली टाइट्रेशन का आउटपुट क्या होता है, आउटपुट ये होता है कि अननोन कंसंट्रेशन जो होते हैं उसका हमको पता करने में हेल्प करता है। सो टाइट्रेशन एग्जैक्टली में है क्या, बाय डेफिनेशन अगर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज टाइट्रेशन। ठीक है, तो टाइट्रेशन के लिए डेफिनेशन बन करके आता है हमारा कि इट इज अ volumetric method, a method of volumetry a method of volumetric analysis a method of volumetric analysis under stoichiometry metry to determine concentration of concentration of a solution through observable changes during or observable changes at completion, changes indicating completion of reaction। ठीक है, सो बेसिकली सॉल्यूशंस के फॉर्म में हम चीजों को लेते हैं और सॉल्यूशंस के फॉर्म में उनका कंसेंट्रेशन हम लोग निकालते हैं जिसका कंसेंट्रेशन पता नहीं हो। कंसेंट्रेशन निकालने का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस जिससे कि हम सॉल्यूशन बनाए हैं उसकी क्वांटिटी को पता करना, नंबर ऑफ मोल्स को पता करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो हमको ऑलरेडी पता रहेगा कि हम कितना वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, अब कंसेंट्रेशन अगर हमको पता चल गया है, यानी मोलैरिटी अगर हमको पता चल गई है या फिर नॉर्मेलिटी पता चल गई है, तो इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट हमने क्या डाला है वो तो हमको वो पता चल जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो तो रिएक्टिंग एंटिटी है ना, तो बेसिकली रिएक्टिंग एंटिटी का जो भी क्वांटिटी है वो पता करने के लिए हम ये मेथड को डिप्लॉय करते हैं। खास बात इसकी क्या होती है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस प्रोसेस वर्क्स ऑन the principle of observable changes indicating completion of the reaction। ठीक है, जो भी रिएक्शन हमारा हो रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेबल चेंज होना चाहिए एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, सो दैट इट कैन इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है
कि रिएक्टेंट या फिर रिएक्टेंट दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो गया, अब मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन को कंप्लीट हम कब बोलते हैं? जब हमारा दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट बन करके पहले खत्म हो जाएगा, और वो जैसे ही खत्म हुआ वी आर गोइंग टू से दैट द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, राइट। नाउ उस कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए देयर मस्ट बी सम ऑब्जर्वेबल चेंज इन द रिएक्शन एनवायरनमेंट। जैसे रिएक्शन जब हो रहा है चीजें लाल हैं, और रिएक्शन जब खत्म हुआ तो चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई। तो ट्रांसपेरेंट होना सिस्टम का हमें हमें क्या इंडिकेट करेगा कि हाँ हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। या नॉर्मली चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं, और थोड़ी देर बाद जब कंप्लीट होता है रिएक्शन तो फिर वो ग्रीन हो जाए। दिस मीन्स व्हाट? द मोमेंट green thing will start appearing in our reaction vessel, we are going to be sure that अच्छा अब हो गया मेरा रिएक्शन कंप्लीट, अब और रिएक्टेंट्स को नहीं डालना है मुझे उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो determine concentration of a solution. The task before it is determining the concentration of a solution, obviously of unknown strength. उसका स्ट्रेंथ जो होगा अननोन होगा, अननोन स्ट्रेंथ, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज अननोन स्ट्रेंथ। लेट मी गो टू न्यू पेज। ये नोट कर लिया हम लोगों ने? हेलो, यस सर। नोट कर लिया? हाँ सर। अनुश्रेष्ठ आपने नोट किया? सर एक मिनट करो ना, प्रीवियस पेज। मुझे पता था तुमने नहीं किया होगा। डन सर। ठीक है। तो अब टाइट्रेशन का पहले तो थोड़ा सा सेटअप मैं बता दूं कैसे होता है, क्या होता है, फिर आगे की डिटेल्स बताता हूँ। सो बेसिकली टाइट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ आ, एक काम करता हूँ, आई थिंक ये मैंने इन लोगों को बता रखा है, वहीं वाले ओपन कर देता हूँ, नहीं तो फिर मुझे लिखते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस माई एफर्ट आई मस्ट यूज माई प्रीवियस स्लाइड। वेट, और कुछ इसमें नहीं होगा तो आई विल ऐड इट, डोंट वरी। सेम चीजें ही बताऊंगा, और क्या बताऊंगा जो होता है। हाँ, यू कैन नोट डाउन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल। एक सेकंड देख लो इसके पहले वाले पेज में कुछ और है क्या लिखा हुआ। विजिबल या ऑब्जर्वेबल चेंज, ठीक है, कुछ है नहीं। हाँ, वो डेफिनेशन नोट करने के बाद देन वी हैव टू नोट दीज थिंग्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। फाइन, ये इधर लिख रखा है मैंने, मुझे लगा आगे लिखना चलेगा। खैर टाइट्रेशन का वहां पे ही डेफिनेशन लिखा है मैंने ना।
फिर से यहाँ पे लिख दिया। चलो, दिस इज बेसिकली आवर ये सिस्टम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पर ये चीज एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर में ये ऊपर जो ये थर्मोमीटर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ थर्मोमीटर, दिस इज अ ट्यूब जिसका नीचे में ओपनिंग होता है, ऊपर से छोटा ओपनिंग होता है जिसको इस क्या बोलते हैं नॉब के थ्रू कंट्रोल करते हैं लिक्विड्स कितने बाहर आएंगे, ठीक है। ऊपर से हम लिक्विड फिल करके रखते हैं, दिस apparatus इज कॉल्ड ब्यूरेट। मार्किंग इसकी ऊपर से 0 1 2 3 होती है, हम 0 लेवल तक सारी चीजें भर के रखते हैं। और ब्यूरेट इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूरेट, दूसरा रिवर्स ब्यूरेट भी होता है, उस पे मार्किंग जो होएगी वो नीचे से होती है, 0 से 50 होएगा या 0 से 100 होएगा। इसमें उल्टा होता है, इसमें ऊपर 0 रहेगा और नीचे की तरफ आएंगे तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ऊपर 0 तक आप फिल कर दीजिए और नॉब आप ओपन करेंगे तो जिस लेवल तक आएगा, ठीक है, मान लो 10 तक आया, इसका मतलब आपने 10 ml लिक्विड को यूज कर लिया है, ठीक है। 30 आया तो 30 ml लिक्विड यूज कर लिया है और नीचे से ऊपर मार्किंग रहेगी 0 से 50 या 100 ऊपर रहा तो 100 तक फिल किया हमने। और फिर एक्सपेरिमेंट के बाद 70 तक आ रहा है तो 100 माइनस 70 लेंगे तो 30, 30 इज द वॉल्यूम विच वी हैव यूज्ड, ठीक है। 30 ml इज द वॉल्यूम विच वी हैव यूज्ड। बात समझ में आई? सो दिस इज ब्यूरेट, फ्लास्क हो गया। यहाँ पर दो चीजें होती हैं ब्यूरेट के अंदर में, हमेशा वी कीप टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज एनी सॉल्यूशन whose sorry strength और concentration is known। strength का मतलब एक्चुअली concentration होता है, strength means concentration, ठीक है। तो जिसका concentration हमको पता रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ titrant. titrant and standard solution too, it is a standard solution। टाइट्रेंट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है उसका कंसेंट्रेशन हमको पता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं एनालिट या फिर टाइट्रैंड, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ अननोन होता है, वॉल्यूम नोन होगा। यहाँ पर जो वॉल्यूम लेंगे वो हमको पता रहेगा। टाइट्रैंड का भी वॉल्यूम जनरली हमको पता रहेगा या पता चलेगा, कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट में हमको पता चलेगा और उसके बेसिस पर हम इसके कंसंट्रेशन को निकालते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन को कैसे निकालेंगे? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉज ऑफ इक्विवेलेंस, वो मैं बताऊंगा इस टॉपिक के बाकी थियरी को बताने के बाद। हाँ बोलिए ना। सर ऊपर में क्या क्या नोट करना है? ऊपर में क्या क्या नोट करना है मतलब? सर यही जो आप साइड में लिखा था वो नोट करना है, वही पूछ रहा था बस। नहीं, ये पूरी चीज नोट करनी है। फ्लास्क के अंदर क्या रहेगा? एनालिट या टाइट्रेंड। एनालिट या टाइट्रेंड होता क्या है? अ सॉल्यूशन whose strength is unknown or the solution of unknown strength is titrant and it will be always kept in flask। ऐसा नहीं है कि उसको उठा करके ब्यूरेट में डाल लेंगे, हम अननोन वाले को ब्यूरेट में डाल लेते हैं सर और टाइट्रेंट जो है उसको हम लोग रख लेते हैं फ्लास्क के अंदर। नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। मेकिंग सेंस? यस सर। और ब्यूरेट में हमेशा हमारा टाइट्रेंट रहता है, टाइट्रेंट और टाइट्रैंड। फ्लास्क में टाइट्रैंड, ब्यूरेट में टाइट्रैंड। ब्यूरेट टॉ, फ्लास्क डॉ, मतलब कोई मैचिंग नहीं है, डॉट और ठीक है। अनमैचिंग वाला फ्लास्क में रहेगा और टॉ टॉ टाइट्रेंट विल बी इन ब्यूरेट, ठीक है ना, याद रह लेगा, यस Yes, सर। ठीक है।
और इसके अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, जिसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब, अच्छा आगे चल के स्टैंडर्ड का मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे इट विल आइदर रिप्रेजेंट 1 मोलर या 1 एटमॉस्फेयर, इस तरह का चीज को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। बट यहाँ पर स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ ये होता है कि यू नो द कंसेंट्रेशन, इफ यू know the concentration it is standard, if you don't know the concentration it is non-standard, ठीक है ना। सर ये लास्ट वाला पॉइंट बस रिपीट करो ना। क्या बोल रहे हो? सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करो ना। लास्ट वाला पॉइंट मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वाला। यही, अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ मींस कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ का मतलब कंसंट्रेशन होता है, तो अ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन है, ओके सर। ठीक है। यस सर। वेरी गुड। यहाँ तक नोट करने के बाद देन वी आर गोइंग टू नोट डाउन टाइप्स ऑफ ओके, ऑब्जर्वेबल या विजिबल चेंजेस जो होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो पहला विजिबल चेंज जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि किसी गैस का एफरवेसेंस हो जाए, ठीक है। अगर गैस के बुदबुदे निकलते हुए दिखेंगे, हमको दिखने लगते हैं, तो दैट कैन बी अ विजिबल चेंज, राइट। चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, that is a visible change, right? If you see a precipitation coming out in the solution or a precipitate being formed in the solution right now, that is going to be a visible change, isn't it? सर मतलब अरे रिएक्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट रिएक्टेंट और या फिर किसी कलरफुल भी हैं, और एक कलर से दूसरे कलर में अगर चेंज कर जा रहा है हमारा रिएक्शन वेसल के अंदर, या एक किसी कलर से ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, यानी कलर का चेंज हो रहा है, तो वो एक ऑब्जर्वेबल चेंज हो सकता है ना, जिसको आप देखो तो पता चले हाँ चेंज हो गया, यस कुछ तो सर। बदल यस गया, सर। राइट। या फिर यस सर। रिएक्शन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद गैस निकलने लगे या गैस निकलना बंद हो जाए, राइट। रिएक्शन कंप्लीट यस होने सर। पर गैस निकलना बंद हो जाए, बुदबुदे निकलने बंद हो जाए, हवा निकलना बंद हो जाए, वहां से पहले फदफद करके हवा निकल रहा है, बाद में हवा निकलना बंद हो गया, दैट मीन्स व्हाट, द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। यस सर। तो ये सारे इंडिकेटर्स क्या हैं? दीज आर विजिबल इंडिकेटर्स, राइट। और ऑब्जर्वेबल चेंजेस यस सर। विच इज गोइंग टू इंडिकेट यू द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। यस सर। बात समझ में आ रही है? तो ये एक पॉइंट लिखें, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइट्रेशन ऑफ involves observing completion of the reaction between titrant and titrant through an observable change like change in color, effervescence, that is release of gas or formation of precipitate, ठीक है। सर हल्का सा ऊपर करो ना। सर ऊपर। ऊपर मतलब ये वाला नोट करना है। सर इसके वाला पॉइंट टाइट्रेशन इज अरे ये नहीं नोट करना है तुमको, ये ऑलरेडी लिख तो यस सर। चुके हो ना, ये मैंने लिखवा दिया है आपको, यू डोंट नीड टू राइट इट, you need to take this point. नोट कर लिया आपने?
यहाँ तक? यस सर। और फिर ये वाला भी पॉइंट नोट कर लो, सिर्फ एंड गोल ऑफ टाइट्रेशन इज टू फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ एनालिट और टाइट्रेंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट जो है वो लिखेंगे हम लोग कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ end goal of titration is to find concentration of analyte or titrant. डन सर। पापा रिपीट कर रहे हैं वो जो बोल रही है। अच्छा, sorry, I'll not do that. Okay, let us note it down. There are 4 types of titrations on the basis of reactants, on the basis of reactants participating or product formed during the reaction. ठीक है, और वो चारों ये हैं। पहला एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, तीसरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, चौथा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, और 4 ही नहीं होते और भी होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री के बाद फिर आपको पढ़ना होता है एक सर फॉर्म्स प्रेसिपिटेट लाइक के आगे क्या लिखना है? अरे फॉर्म्स प्रेसिपिटेट वो बाद में यार, पहले ये नाम नोट करो ना, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ सर वो हो गया। टाइट्रेशन। ये हो सर गया वो ना, हो गया। तो सर फिर वो बेस और ऑक्सीडाइजेंट वाले हो गए। अब ये हो फॉर्म्स गया। हाँ, प्रेसिपिटेट। तो फॉर्म यस सर। प्रेसिपिटेट्स लाइक AgCl, AgBr, AgI, PbS, EtC, कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3, ये भी प्रेसिपिटेट्स ही फॉर्म करते हैं, तो ये नोट कर लो। इस तरह के प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी बताना है मुझे, मैं सोच कुछ रहा करूंगा। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाँ, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बाद और टाइप होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, सो ये एक टाइप होएगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम लोग कुछ तो करते हैं, जो करते हैं वो देखेंगे तब। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में पहले ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस हमने डाले, और उन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद कोई ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करके बाहर आ जाता है। बाहर मतलब यहाँ से वेसल से बाहर नहीं आएगा, रहेगा पानी के अंदर ही, बट डिसॉल्व नहीं होगा। और कोई चीज अगर डिसॉल्व नहीं होती है उसको हम लोग फिजिकल मेथड से छान सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं, हाथ में लेके या छन्नी में छान करके, देन वी से दैट इट हैज कम आउट ऑन इट्स ओन। ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज है तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, हीट करके बाहर निकालना होगा, इवेपोरेट करना होगा पानी, फिर पानी इवेपोरेट होकर के बाकी जो सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व किए हुए उसको धीरे धीरे वो छोड़ेगा और वो हमारे लिए अवेलेबल होएगा। ठीक है ना, तो प्रेसिपिटेट इज समथिंग or some solid which does not dissolve in a solution or solvent. ठीक है, that solid is called as precipitate. Complex salt formation कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन में बेसिकली ये होता है, जैसे AgNO3 लिया हमने और KCl लिया, तो AgCl ये प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, और इसके ऊपर अगर हम लोग
अमोनिया डालते हैं, ठीक है, इसी सॉल्यूशन के अंदर और हम अमोनिया डालते हैं, ठीक है, तो ये AgCl जो है ना, जैसे जितना AgCl फॉर्म होएगा वो AgCl फिर अमोनिया के साथ रिएक्ट करके और ये अमोनियकल सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करने लगेगा, ठीक है। तो इस अमोनियकल सिल्वर क्लोराइड के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि AgCl का जो अमाउंट था फॉर्म हुआ था ना, वो कम हो जाएगा सिस्टम में से। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसके मतलब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ही करेंगे। इट विल बी डन मोर इन आयनिक चैप्टर, देयर इज चैप्टर नेम्ड आयनिक इक्विलिब्रिया, उसके अंदर में वी विल वर्क आउट मोर ऑन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। बस ऐसे अभी के लिए समझ लो कि ये एक सब्सटेंस है या ये एक हमारा प्रेसिपिटेट है जो ऐसे डिसॉल्व नहीं हो रहा था, अब अमोनिया हम डालेंगे तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है। एक वाटर लिया हमने 1 लीटर, वाटर में हमने मान लो Ag है 108 और Cl है 35, 153.5 ग्राम AgCl, दैट इज 1 मोल AgCl अगर हमने डाल दिया, बट ये डिसॉल्व होगा नहीं, ये डिसॉल्व तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इट इज इनसॉल्युबल। अब हमने इस पर डाला अमोनिया गैस, इसके अंदर डिसॉल्व किया, तो क्या करेगा AgCl जो है 1 मोल, ये 2 मोल अमोनिया के साथ, ठीक है, रिएक्ट करके एंड इट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स AgNH3 whole twice Cl, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली सॉल्युबल इन वाटर। तो होगा क्या, जैसे जैसे हम अमोनिया डालेंगे, जब तक अमोनिया पूरा का पूरा 2 मोल ना चला जाए इसके अंदर, तब तक वी विल फाइंड सम अनडिसॉल्व्ड AgCl एट द बेस, जो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पूरा का पूरा 2 मोल अमोनिया हमने अंदर डाल दिया, तो ये सारा का सारा AgCl क्या होगा, गायब हो जाएगा। दैट इज एन ऑब्जर्वेबल चेंज, इजंट इट। कोई चीज पहले डिसॉल्व नहीं हो रही थी, कुछ भी कर रहे थे, घुमाओ फिराओ गरम करो, कुछ भी करने से वो डिसॉल्व नहीं होएगा, और अभी अभी आपने अचानक अमोनिया उसके अंदर डाला और वो गायब हो गया, राइट ना। Yes, That sir. is an observable change and it happened because of complex formation. So this type of formations or this type of reactions will be categorized under complexometric titration, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक सर हो गया, हाँ बोलिए ना। सर एग्जांपल कौन सा लिखना है इधर? अरे AgCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और यहाँ तक क्लियर है, हम लोगों को समझ में आ गया सारे का मतलब क्या है, पहले 4 का। आ यस सर। ठीक है, फिर पहले 4 का मतलब समझ में आ गया, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं।